टीका लगवाने की होड़ में कोरोना का डर खौफ भूले लोग। सांबा के जिला अस्पताल में सरेआम उड़ रही एसओपीज की धज्जियां। अस्पताल प्रशासन और पुलिस भीड़ को काबू करने में नाकाम। जम्मू की बोबो और बड़ी बहन ने मूंदी आंखें। डोगरी के गौरव पद्मा सचदेव का हुआ निधन। गमजदा हुए जम्मू वासी, योगदान को किया याद। और दिव्यांगों की सुध नहीं ले पा रहा जम्मू कश्मीर का निजाम। गुजर बसर करने भी साबित हो रहा टेढ़ी खीर। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो सीधा आपको ले चलते हैं सांबा से, जहां से आज बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बताते चले कि टीका लगवाने के लिए सांबा के जिला अस्पताल में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और लोगों में कोरोना का डर खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। सांबा के जिला अस्पताल में सरेआम जो है एसओपीज की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं और अस्पताल प्रशासन और पुलिस जो है वो भीड़ को काबू करने में नाकाम साबित हो रही है। आपको ये भी बताते चलें कि वैक्सीन का करीब 200 का स्लॉट है, लेकिन वहां पर कतारों को देखकर जो है लग रहा है कि लोग बिल्कुल भी जो हैं वो सतर्क नहीं है। कोरोना का डर खौफ उनमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। एसओपीज की सरेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं और टीका लगवाने की होड़ में वो ये तक भूल रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी जो है वो आखिरी दस्तक देने की ओर है, लेकिन फिर भी लोग उससे कोई डर खौफ नहीं दिखा रहे हैं। और इसी होड़ में जो है एक नया जो है कोरोना का एक नए पेशकश सामने आ सकती है, क्योंकि लोग जो हैं वो बिल्कुल भूल चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ कि इनमें डर खौफ कोई नजर नहीं आ रहा। कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग से कोई साफ देखने को नहीं मिल रही है। एसओपीज की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं और इसी पर हमारे संवाददाता सांबा से ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऋषि, आपसे सारी अपडेट लेते हैं। ये माजरा आखिरकार क्या है? सांबा के जिला अस्पताल में ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। लगातार जब से प्रशासन ने यह ऐलान किया था कि हर एक वर्ग के व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगनी चाहिए और इसको लेकर लगातार तमाम जितने भी अस्पताल हैं जिला सांबा में, वहां पर ये वैक्सीनेशन ड्राइव की जा रही है। हालांकि घरों घरों तक जाकर जो वो लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये तस्वीरें तब सामने आना शुरू हुई थी जब 18 से 44 साल तक के लोगों को ये कहा गया कि अब आपका भी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रहा है। तो पहले कुछ दिन लगातार सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहा, लेकिन उसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, हर एक व्यक्ति में होड़ है कि वो वैक्सीनेट हो जाए। तो ये एक तरफ प्रशासन कहता है कि हर व्यक्ति वैक्सीनेट होना चाहिए, हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, लेकिन जब अस्पतालों का ये लोग रुख करते हैं तो यहां पर तस्वीरें कुछ और देखने को मिलती है। यहां एक तरफ प्रशासन कहता है कि कोविड की गाइडलाइंस का हमें पालन करना है। तीसरी वेव को लेकर लगातार ये बातें सुनने को आ रही है। सोशल मीडिया पर देखिए, टीवी चैनल्स में देखिए, तो डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि आप लोग पूरी तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना कर रखें। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि प्रशासन साथ होकर, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो साथ होकर इस कोविड वायलेशन को करवाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां जिला अस्पताल सांबा में पिछले कई दिनों से हमें लगातार फोन कॉल्स आ रही थी कि आप लोग यहां का आकर मंजर देखिए, क्या हालत है। तो जब आज यहां पर हमने देखा, हमने ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैच की और यहां पर साफ तौर पर देखने को मिला कि लोग जो थे वो कोविड को पूरी तरह से भूल चुके हैं। शायद लोगों के मन में कुछ ऐसा डर नहीं रहा कि कोविड बीमारी कितनी घातक साबित हो रही है, पहली दो लहरें कितनी घातक साबित हुई, कितने लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई हैं। ये अभी लोग दृश्य भूले नहीं है, अपने दिमाग में उनके ये दृश्य चल रहे हैं। लेकिन तीसरी वेव को सीधे तौर पर यह न्योता दिया जा रहा है कि तीसरी वेव यहां से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरह की तस्वीरें और सामने आएंगी और प्रशासन ऐलान कर देगा कि तीसरी वेव आ चुकी है और इससे बचना काफी मुश्किल है। तो ये कहीं ना कहीं मानसिकता जो वो लोगों को भी बदलनी है। हालांकि अस्पताल प्रशासन को यहां चाहिए था कि अगर 200 स्लॉट दिन में दिए गए हैं तो उन 200 स्लॉट्स को लेकर एक सिस्टम बनाया जाता, अलग अलग काउंटर्स बनाए जाते, ये इस भीड़ को डाइवर्ट किया जाता ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़ती, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहती। लेकिन शायद लोगों के साथ साथ प्रशासन का भी इतना ही रोल है। जो लोग अपनी गलती कर रहे हैं, प्रशासन भी यहां गलती साथ होकर करवा रहा है। पुलिस जो यहां पर के जो अधिकारी थे यहां पर पुलिस के, वो भी इस भीड़ को काबू करने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए हैं। तो ओवरऑल ये सिस्टम जो है वो ऐसा लग रहा है कि हम लोग ही जिम्मेदार होंगे। इस तरह की तस्वीरें जब सामने आएंगी तो तीसरी वेव कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं है और तीसरी वेव इसी तरह से काफी घातक साबित हो सकती है। जी बिल्कुल ऋषि, जिस तरीके से आपने कहा कि 200 का स्लॉट होता है, लेकिन यहां पर जो भीड़ है, ये जो आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिल रहे हैं और यहां पर यह कहा जा सकता है कि ताली हमेशा जैसे दो हाथ से बजती है, वैसे ही लोगों को भी समझना उतना ही जरूरी है जितना प्रशासन को उनको अवेयर करना उतना जरूरी रहेगा। तो यहां पर
हमारे चैनल के माध्यम से हम यही अपील कर सकते हैं कि ऐसे दृश्य दोबारा हमें ऐसे जिला अस्पताल सांबा या और कहीं जम्मू में ना देखने को मिले और लोग अपने आप को सतर्क रहें और प्रशासन भी सतर्क रहे कि इस तरह के हालात दोबारा पैदा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया, जिन्होंने आपको साफ साफ ये दृश्य में आपको अपने टीवी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता देते दिख रहे हैं। और ये अपने आप पर, अपने दायित्व पर लेकर सोचिए कि क्या हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं कि नहीं। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो डोगरी साहित्य की पहचान और डोगरी का गौरव और आधुनिक डोगरी कविता को शिखर पर ले जाने वाली जम्मू की बोबो और बड़ी बहन कही जाने वाली पद्मा सचदेव आज हमारे बीच नहीं रही। पद्मा सचदेव का आज सुबह 4:30 बजे मुंबई स्थित उनके निवास पर हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वह अपने पीछे अपने पति शास्त्रीय गायक सुरेंद्र पाल सिंह सचदेव, बेटे तेजपाल सिंह सचदेव और बेटी गीता सचदेव को छोड़ गई हैं। उनके निधन पर जम्मू वासियों के अलावा जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने भी संवेदना प्रकट की है। जम्मू के पंचतीर्थी इलाके में स्थित उनके पुराने आवास पर भी आज सन्नाटा पसरा रहा और हर कोई उनके निधन की खबर सुनकर गमजदा हो गया। आपको बता दें कि पद्मा सचदेव अपनी मातृभाषा से जुनून की हद तक प्यार करती थी। डोगरी भाषा, डोगरी साहित्य और डोगरी संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में उनका योगदान सराहनीय रहा है। डोगरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए भी उन्होंने संघर्ष में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती रही। जेके मीडिया नेटवर्क की तरफ से भी स्वर्गीय पद्मा सचदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनके इस तरह चले जाने से डोगरी साहित्य जगत में ख़ास तौर पर और हम जम्मू वासियों के लिए जम्मू का जितना भी साहित्य है वो चाहे किसी भी भाषा से हो, उनको एक कमी महसूस होती रहेगी, एक खला हमें महसूस होगा हमेशा। और उसके अलावा एक बहुत नेक दिल, पाक साफ, जो हृदय रखने वाली एक शख्सियत, एक इंसानियत का एक पूरा मुजस्मा जो है वो हमारे सर से हमेशा के लिए चला गया। और बड़ा अफसोस है उनके जाने का और कोशिश रहेगी कि जो सपने उन्होंने देखे डोगरी को एक मुकाम दिलाने का और जिस पर वो कामयाब भी रहे, उनका हम ख्याल रखें और उनके उन सपनों को पूरा करने में हम पूरी कोशिश करें। तो उनके जाने से डोगरी का एक बहुत बड़ा जो स्तंभ है वो हिल गया है, गिर गया है कि जो आज की नई पीढ़ी है वो उनके नक्शे कदमों पे चले, डोगरी को अपनाए, घरों में डोगरी बोलें बच्चे। माँ बाप का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को अपनी माँ बोली, अपनी मातृभाषा जो हमारी पहचान है, अगर डोगरी है तो हम डोगरे हैं, अगर डोगरी ही नहीं रहेगी तो डोगरे हमको कौन कहेगा। तो इसलिए मेरी तो यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम उनके कहे को अपनाएं। जैसा वो कहती थी कि घर घर में जो बच्चे हैं वो डोगरी बोलें, डोगरी खेलें, डोगरी खाएं, डोगरी पहनें। तो ये हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, भाषा है उसको अपना कर ही हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि भेंट कर सकते हैं। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर के जगती टाउनशिप पहुंचने पर उनका स्वागत प्रदर्शन के साथ हुआ। जगती में कश्मीरी पंडितों का एक धड़ा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, जिसने आज नारेबाजी कर अपनी मांगों को निजाम तक पहुंचाया। डिवकॉम ने हालांकि इन लोगों की मांगें भी सुनी और उसके बाद वहां आयोजित एक बैठक में भी इस टाउनशिप की जरूरतों का जायजा लिया। सभी लोगों से इनहैबिटेंट्स के साथ बात की, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में सभी के साथ बात हुई है। जो रिलीफ कमिश्नर साहब हैं वो काफ़ी देर से यहाँ पर पोस्टेड भी हैं और काफ़ी अब इनको आइडिया है यहाँ के इश्यूज़ का, और बहुत अच्छा लोगों ने प्रेज़ भी इनकी की कि इनका जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहा है। जो बॉटलनेक्स हैं, स्पेशली पानी को लेकर दिक्कत है, कुछ बिजली को लेकर भी दुश्वारियाँ हैं, एकोमोडेशन भी कहीं कहीं पर ऐसा इशू आया कि एकोमोडेशन ऑफ फैमिलीज़ क्योंकि बाइफरकेट हो गई हैं तो एकोमोडेशन भी जो है वो उसमें थोड़ा सा कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है कुछ फैमिलीज़ को। तो सारे इश्यूज़ और मेमोरेंडम हमने जो हैं वो लिए हैं यहाँ पर, और उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, जिस लेवल पर भी उसको प्रोजेक्ट करना होगा वो प्रोजेक्ट किया जाएगा। साथ ही में हमने यहाँ पर आज हायर सेकेंडरी स्कूल है उसका भी दौरा किया, काफ़ी एनरोलमेंट है उसमें,
तो वहाँ पर भी जो नेसेसरी डायरेक्शंस हैं वो रिलीफ कमिश्नर साहब को दी गई हैं, सो दैट वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा और स्कूल एजुकेशन महकमे के साथ उसको टेकअप करेंगे। इसके साथ साथ कुछ दुकानों की अलॉटमेंट को लेकर देयर इज़ सम डिफ़िकल्टी, तो उसको भी जो है द मैटर इज सब जुडिस, उसको भी रिजॉल्व करने के लिए मैंने इनको बोला है दैट ही विल फॉलो अप विद द ऑफिस ऑफ। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए निर्धारित की गई आयु कई लोगों को रास नहीं आ रही है। जम्मू के कुछ युवाओं ने आज प्रदर्शन कर गृह विभाग के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उस पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इन लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सदन से लेकर सड़क तक भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन गृह विभाग के इस फैसले ने उन दावों की पोल खोलकर रख दी है। जी सर, हम पिछले 1 महीने से लगभग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन के लिए। सर, जो अभी 1 महीना पहले जुलाई की पहली तारीख को होम डिपार्टमेंट ने रूल सेट किए थे, जिसमें उन्होंने 18 से 28 का ग्रेजुएशन का प्रावधान रखा कि इतनी उम्र वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। 18 से 21 तो सर 3 साल तो सीधे सीधे हमारे निकल के बाद, क्योंकि 18 से 21 में ग्रेजुएशन कोई करता नहीं। 20 में चलो फिर भी बड़े रेयरेस्ट केस होंगे, और MBBS कोई BDS वाला तो सर वो 23-24 में भी जाएगा। तो सर हम कह रहे हैं कि एक बार मौका देके हमें जो एक ही बार अपीयर होने का मौका मिला है, और उसके बाद हम ओवर एज हो रहे हैं सर। ये हमारे साथ नाइंसाफी है। सर सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब स्टेट रहा है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट लाने के बड़े बड़े वादे किए गए हैं। सदन में भी सर, पार्लियामेंट में आपने देखा अमित शाह जी ने, हमारे जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा है। तो हम उनसे भी ये अपील करते हैं कि सर इस चीज़ पर गौर किया जाए, और हमें एटलीस्ट उन बच्चों को 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दिया जाए जो पिछली बार एलिजिबल थे। क्योंकि सर पिछले 10 साल में हमें एक ही मौका मिला है, और पोस्टें निकलती 7-8 साल के बाद ऑटोमेटिकली सर हम ओवर एज हो जाते हैं। और आप जानते हो 370 हटा, कोविड पैंडेमिक है, नेट बंद रहा सर, हमारी पढ़ाई बिल्कुल टोटली जो सफर हो चुकी है। हम लोग तो इंडिया से हम वो लोग पीछे बहुत रह चुके हैं। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू सूबे के कुछ जिलों में SOPs की भर्ती प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाए हैं। पैंथर्स ने इन भर्तियों को तौर तरीकों का सरासर गलत करार देते हुए आरोप लगाया है कि इन तौर तरीकों से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पैंथर्स चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाए, और साथ ही ये भी कहा कि इन भर्तियों में अगर नियम कानूनों का पालन ना हुआ तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो जाएंगे। जो SPOs की भर्ती हो रही है, 732 SPOs 7 जो जम्मू के कुछ ज़िले हैं उनमें लगाए जाने हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसके लिए ऑफिसर खुद उनकी नियुक्तियां करेंगे बगैर किसी प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, जो हम कतई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बैकडोर से अपॉइंटमेंट्स अगर SPOs की होती हैं तो पैंथर्स पार्टी न केवल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी बल्कि इस सरकार को जवाबदेह बनाएगी। एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, कानून ये कहता है कि जब भी पब्लिक सर्विसेज के लिए भर्ती होनी हो उसमें प्रॉपर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन होना चाहिए, और सब लोगों को एलिजिबल जो है उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए compete करने के लिए। लेकिन ये पिक एंड चूज बेसिस के ऊपर जो भर्ती करने की कोशिश की जा रही है, इसका पैंथर्स पार्टी विरोध करती है। और कि जो डोडा जिले में कई सड़कों की बद से बदतर हो चुकी हालत लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। डोडा भारत मार्ग भी इनमें शुमार है, जो करीब 10 पंचायतों के 30 गांवों को आपस में जोड़ता है। इस मार्ग का रखरखाव न होने से इसका ज्योग्राफिया किस हद तक बिगड़ चुका है, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। बरसात के इस मौसम में सड़क पर गाड़ी चलाना मौत को दावत देने से कम नहीं है। इसकी अनदेखी पर क्या कहना है स्थानीय लोगों का, ये भी सुनिए। बहुत दिक्कत आ रही है। देखो रोड की हालत क्या है, रोड हमें सही जानी चाहिए। बहुत गाँव जुड़ते हैं, दिशनान है, दार है, इधर शुरियान, बरसला, पुरनोत, पीछे बगला, भरत वगैरह सारा पीछे। ये 1 किलोमीटर के अंदर, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर डोडा से सिटी से बाहर ये 1 किलोमीटर के अंदर ही ये हालत है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से पीछे आप जाएं
यहाँ से पीछे जाने का मतलब बिल्कुल बहली जो पोंडा है, पोंडा से पीछे तो बिल्कुल सर एक खड्डे से निकालनी है गाड़ी, दूसरे खड्डे में जाना है। और यही हालत है सर। एक मतलब सर जो एमएलए पहले वाला जो कंसर्न जो इस वक्त मतलब हालिया जो एमएलए है उसको दोष दे रहा है, और वो मतलब ये वाला उसको बोल रहा है कि नहीं ये यानी सियासत की नजर। बात मत पूछिए, आपको पता है अब मतलब 10-15 दिन से ये बारिशें हो रही हैं सर, तो हमें इस मतलब बारिशों में अगर कोई पेशेंट लाना पड़े या कोई प्रेग्नेंट लेडी लानी है बाजार तो बहुत दिक्कत हो। कोरोना का साया आम जनजीवन के साथ साथ त्योहारों पर भी दिख रहा है। जहां एक तरफ अभी भी लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महंगाई ने भी लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। अगर बात करें हम पतंगों के त्योहार यानी रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, तो 2 साल पहले तक जहां त्योहारों से कुछ दिन पूर्व ही बाजारों में रौनक देखने को मिलती थी, वहीं आज बाजार खाली नजर आ रहे हैं। इसका सीधा असर दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों पर भी पड़ रहा है। इस पर पेश है एक रिपोर्ट। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहारों के पूर्व ही जम्मू शहर के बाजारों में पतंगों की बहार आ जाती है। बाजारों की अधिकतर दुकानों में विभिन्न आकार और रंग बिरंगी पतंगे देखने को मिलती हैं। अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चे पतंगबाजी के दीवाने होते हैं और बाजारों में सजी रंग बिरंगी पतंगे उन्हें खूब लुभाती हैं। त्योहारों से पहले बाजारों में बेहद चहल पहल देखने को मिलती है, लेकिन कोरोना काल ने सब भंटाधार कर दिया है। बावे आया सी ते गुड्डियां खरीदना है ना, थोड़ी बहुतियां बच्चे दा शौक है, बच्चे चलो चाढ़दे चूड़दे ने, इस वास्ते आए अस। चलो बच्चे दा मन करदा है गुड्डियां गाड़ी चाढ़ने। किन्नियां शैल गुड्डियां बनी दी, शैल ने रंग बिरंगे गुड्डियां शैल ने। ते डोर पहले डोर आंदी प्लास्टिक ओहदे कन्नै नुकसान हुंदा हा, हुन डोर जेहड़ी आई है ते हुन अगर दिक्खे जाए ते ओह ठीक है। हां जी डोर ठीक, गौरमेंट ने ठीक है किता, डोर से कीती है ठीक पाइए बच्चे वास्ते। इ'यां बच्चे भी आखर लोग भी लंघदे लोकें भी बेचारे दी लगी जंदी कट, बच्चे भी हत्थे कट लगी जंदी। एह्दे वास्ते चलो ठीक है, गौरमेंट ने ठीक किया एह्दे वास्ते। पतंगों के साथ साथ अगर बात करें डोरों की, तो किसी समय इन त्योहारों से पहले लोग सड़कों के किनारों पर डोर लगाते हुए नजर आते थे, लेकिन अब दुकानों में पतंगों के साथ डोरों की बहुत सी वैरायटीज नजर आती हैं। जहां बदलते दौर के साथ त्योहारों को मनाने का तरीका भी बदलता जा रहा है, वहीं आज भी बच्चे बड़े शौक से पतंगबाजी करते हुए नजर आते हैं। कारीगर तो कोई भी नहीं आया है पंजाब से जो आते थे, तो इस बार तो बाहर से जो कारीगर आते थे वो कोविड की वजह से तो कम आए हुए हैं। और डोर की बात आए, डोर इंडियन ने गट्टू निकाल दिया, वो अपना मोनोकाइट का गट्टू निकल चुका है, उसमें उससे किसी की जान नहीं जाएगी। जान इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि गट्टू जो होता था चाइनीज़ वाला उसमें प्लास्टिक होता है, वो टूटता नहीं था। जो इंडियन ने निकाला है काट उतनी ही रहेगी, 10 जैसे उस चाइनीज़ 10 काइट्स काटता है, ये 8 काटेगा। और इससे ये कॉटन का है, ये थ्रेड टूटने वाला है, इसलिए इस बार इसकी गट्टू से किसी की जान नहीं जाएगी। वैरायटी किस तरह की है पतंगों की? वैरायटी तो ऑलमोस्ट सारी ही है हमारे पास। तो हमारे पास रामपुरी काइट है, जयपुरी काइट है, लखनऊई काइट है, अपनी अमृतसर की काइट है, पाकिस्तानी डिजाइन में काइट्स है हमारे पास, सारी वैरायटी है। चाइनीज डोर का कहा जाए तो पहले लोगों को होता था चाइनीज डोर होती है, लोगों को गले करते थे, रास्ते में कोई स्कूटी चला रहा है, कोई डोर आ रही है, बड़ा कुछ इंसिडेंट होते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने ये चाइनीज गट्टू बंद कर दिया हुआ है। इस बार इंडियन डोर आई हुई है। ये मोनोकाइट देखो गट्टू है, जो हम दुकानों पे शरेआम मतलब बिक रहा है, इसमें कोई हम छुपा के नहीं बेच रहे इसको, क्योंकि ये इंडियन गट्टू है। तो जो गट्टू है वो बंद कर दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो उस वजह से पहले बड़े इंसिडेंट होते थे, तो उस चीज़ को अब ये बंद कर दिया हुआ है। तो अब ये इंडियन गट्टू आया इस बार। कोरोना के काले साए ने पतंगों के व्यापारियों को भी नहीं छोड़ा। अगर बात करें हम बीते हुए साल की, तो कोरोना का प्रभाव हमें तब भी देखने को मिला था। व्यापारियों का भी यही कहना है कि महामारी के चलते उन्हें व्यापार पर बहुत असर पड़ा है और रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर रख दी है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना और महंगाई का सीधा असर त्योहारों पर देखने को मिल रहा है। ग्राहक अपनी क्षमता के अनुसार ही खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं।
देखो जी, अभी तक तो कोई काम शाम तो अभी मंदा ही है बहुत, लेकिन जब से 360 टूटी है ना, 360 टूटी है, काम का तो बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल डाउन। जब लॉकडाउन की वजह से ना काम बिल्कुल ठप हो गया है, काम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आगे हमें उम्मीद है कि 1 तारीख के बाद हमें उम्मीद होगी कि काम निकलेगा, और निकलेगा, ऐसा निकलेगा कि हमें फुर्सत नहीं मिलेगी। पुराने समय में त्योहारों को बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता था, लेकिन अब बदलते वक्त और हालात के साथ हर एक त्योहार अपनी मान्यता गंवाता जा रहा है। रही सही कसर बढ़ती हुई महंगाई ने पूरी करके रख दी है। अब देखना ये होगा कि कोरोना का प्रकोप खत्म होते ही बाजारों में रौनक देखने को मिलेगी, या फिर इस साल भी त्योहार उसी तरह मनाने पड़ेंगे जिस तरह बीते 2 सालों से मनाए जा रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ पल्लवी जम्वाल की रिपोर्ट। एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ उत्तरी कश्मीर के जिला बांडीपोरा के गांव चिट्टाबांडे में स्थित 2 घरों पर छापेमारी की। ये मकान हार्डवेयर की दुकान में काम करने वाले मुजम्मिल और गुलाम मोहम्मद का बताया जा रहा है। वकार पिछले कुछ दिनों से न्यायिक हिरासत में है। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ चिट्टीबांडे गांव में पहुंची और दलबल के साथ आए एनआईए के अधिकारियों को देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया। टीम के कुछ सदस्य मुजम्मिल भट्ट के घर, जबकि कुछ सदस्य उसी गांव में रहने वाले वकार अहमद के घर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये छापेमारी किस सिलसिले में की गई है, अब तक इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मुजम्मिल अहमद भट्ट पुत्र गुलाम हसन भट्ट हार्डवेयर की दुकान में सेल्समैन का काम करता है। वहीं गुलाम मोहम्मद लोन पुत्र वकार अहमद लोन पहले से ही किसी आपराधिक मामले में पुलिस हिरासत में है। दोनों घरों में एनआईए के सदस्यों ने तलाशी लेने के साथ साथ पूछताछ भी की। फिलहाल मुजम्मिल अहमद भट्ट को भी एनआईए ने जांच पूरी होने तक हिरासत में ले लिया है। दिव्यांगों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने भले ही कई योजनाएं शुरू की हैं और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी ये योजनाएं लागू हैं, लेकिन ये योजनाएं किसी हद तक ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। दिव्यांगों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं और हालात ये हैं कि समाज कल्याण विभाग को ये दिव्यांग कोसने को मजबूर हो रहे हैं। जम्मू के वार्ड नंबर 37 की निवासी पूजा देवी की हालत को देखकर रूह भी कांप उठती है, जो इस दुनिया में अकेली है। माता पिता और भाई बहन ना होने के कारण पूजा इस हालत में किस तरह अपना गुजर बसर करती हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से इसे मात्र 1000 रुपए की पेंशन मिलती है और वो भी हर महीने नहीं बल्कि कभी कभी। हालांकि वार्ड की पार्षद की बदौलत पूजा देवी को महाजन सभा की ओर से हर महीने 1000 रुपए की राशि दी जाती है। पूजा देवी के सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाए। प्रशासन से दिव्यांगों के उत्थान के लिए उचित कदम उठाने की मांग की गई है। सलाह करूंगी कि जो इसमें हैंडीकैप के लिए आपने किसी के लिए भी इसमें आपको जो सोचने में मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चाहती हूँ तो वो उनसे मैं यही कहूँगी कि थोड़ा जितने में हम सोशल डिपार्टमेंट में करते हैं वो हमारी सहायता नहीं। तो किस तरह की हेल्प चाहिए आपको? जिस तरह से मुझे हेल्प इस तरह से चाहिए, कोई भी लड़की हो मेरी तरह हो, चाहे मजबूर हो, मैं चाहती हूँ कि जो एक सपना होता है हर चीज़ का, वो सपने अधूरे हो गए हैं क्योंकि वो सपने कभी पूरे नहीं हुए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार करे तो मैं सरकार से यही फल करूँगी कि जहाँ तो इस चीज़ से गरीबी को हटा। इनको जो जब मैंने इसकी हालत देखी कि जो इसके कमरे हैं जो जहाँ सोती थी ये सारा पानी इसी के ऊपर ही गिरता था, तो इसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं था। जब मैंने देखा तो मैंने अपनी महाजन बलादरी की तरफ से इसको 1000 रुपया पेंशन लगाई है और 1000 मिलती है इसको सोशल वेलफेयर की तरफ से। मैंने इसको अपना फ़ोन नंबर दे के रखा है, इसको रात को भी ज़रूरत पड़े तो रात को भी हम आने को तैयार हैं। इसको मैंने बोल के रखा है तेरे को राशन चाहिए, कुछ भी चाहिए तूने मुझे बताना है, तूने किसी के साथ बात नहीं करनी, मैं तेरी हर तरफ से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ।
कोरोना महामारी के वजूद में आते ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग की जहां दिल खोलकर मदद की, वहीं कई निजी कंपनियों व संस्थाएं भी पीछे नहीं रही। जम्मू के जीएमसी अस्पताल को देश की एक जानी मानी इंजीनियरिंग कंपनी की ओर से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक मुहैया करवाया गया था, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि मौजूदा समय में ये टैंक धूप और बरसात में बाहर पड़ा सड़ रहा है। इस टैंक को इंस्टॉल ना किए जाने से ये बेकार साबित हो रहा है और अगर ये हालात इसी तरह रहे तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक इसमें रिफिलिंग का कोई जरिया नहीं बनाया गया, जब इसकी इंस्टॉलेशन थी तब वहाँ पर डीसी साहब मौजूद थे, सीएमओ साहब मौजूद थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था हॉस्पिटल का वहाँ मौजूद था। लेकिन अब जब रिफिल की बारी आई तो वहाँ उसको रिफिल के लिए उनको कोई इंजीनियर नहीं मिल रहा। ऐसा कैसे संभव हुआ कि वहाँ उनको इंजीनियर नहीं मिल रहा? अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनका वेट कर रहे हैं कि ताकि उसको टैंकर को जंग लग जाए, जब उसकी पूरी कंडीशन खराब हो जाएगी तो उसको हमें कबाड़ में बेचना पड़ेगा। हम चाहते हैं डीसी साहब से हमारी यही अपील है कि वो जल्द से जल्द उसको रिफिल करवाएं, एक इंजीनियर को हायर करें ताकि वो आने वाली थर्ड लेयर के लिए हम पहले ही प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि आने वाली थर्ड लेयर जो है हिंदुस्तान में शुरू हो गई है। तो ये काफ़ी दिन से वहाँ पे खड़ा है, ऐसे ही टैंक खड़ा है, ऊपर से बरसात भी लगी हुई है, इसको जंग लगने का खतरा है। तो जब ये जहाँ टैंक लाया गया था मेडिकल ऑक्सीजन, जो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, वो इसके अंदर जो बर्नी है, अभी तक इसको कोई सैंपल नहीं किया गया। और डीसी साहब उस वक्त मौजूद थे जब ये टैंक जहाँ पे लाया गया था। और मेरी डीसी साहब से अपील है और गवर्नर साहब से जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा से भी मेरी अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको देखा जाए, इसका मुआयना किया जाए और इसको जल्दी से जल्दी सैंपल किया जाए, क्योंकि थर्ड लेयर जो है कोरोना वायरस की वो आने वाली है, वो अलर्ट पे है और उसके पहले ये सैंपल होना चाहिए हमारे मेडिकल कॉलेज में। और ऐसा ना हो कि इसको जंग लग जाए, बरसात के दिन भी चल रहे हैं, जंग लग जाए और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बाद में इसको कबाड़ के बाद देना पड़े। और हम यही अपनी मांग करते हैं जल्दी से जल्दी इसका कुछ किया जाए और जल्दी से जल्दी इसको असेंबल किया जाए, और जिससे यह है कि थर्ड लेयर जो आने वाली है लोगों को अच्छे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।